तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेटन साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल विच इज द बेसिक साइकिल एंड द वर्क एंड बैक वर्क रेशियो। व्हाट इज द वर्क रेशियो एंड व्हाट इज द बैक वर्क रेशियो। तो बैक वर्क रेशियो क्या होता है? बैक वर्क रेशियो में बताता है कि जो साइकिल से जो टरबाइन से जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है पूरी साइकिल में, उसका कितने परसेंट वर्क है वो कंप्रेसर में चले जाता है। ठीक है, दैट विल टेल द बैक वर्क रेशियो। नेक्स्ट है एयर फ्लो रेट। एयर फ्लो रेट क्या होता है? एयर फ्लो रेट इज लाइक द स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन। मींस एयर फ्लो रेट क्या होता है? एयर फ्लो रेट इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर विच इज इन केजी पर सेकेंड। यहाँ यूनिट पे स्पेशली आपको ध्यान देना है, केजी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द पावर। मींस 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए साइकिल में कितना एयर फ्लो रेट चाहिए, दैट इज द एयर फ्लो रेट इन द साइकिल। तो एयर फ्लो रेट m डॉट a विच इज इन केजी पर सेकेंड एंड पावर इन किलोवाट। तो इसकी जो यूनिट है उसको हम अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगी केजी पर किलोवाट सेकेंड। केजी पर किलोवाट सेकेंड, ये जो केजी पर सेकेंड का सेकेंड था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट केजी पर किलोवाट सेकेंड। ठीक है, अब पावर क्या होती है? ब्रेटन साइकिल में जो पावर होती है दैट इज द m डॉट a, यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर इन केजी पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल विच इज इन किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो जो पावर आउटपुट है साइकिल की, दैट पावर आउटपुट इज m डॉट a मास फ्लो रेट ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय द w नेट, यानी कि नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल। अब यहाँ इस एयर फ्लो रेट में इस पावर p की जगह पे डिनोमिनेटर में अगर मैं m डॉट a अपॉन w नेट को पुट करता हूँ तो क्या होगा? m डॉट a केजी पर सेकेंड, ये तो ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे ही था, डिनोमिनेटर में पावर की जगह पे m डॉट a इंटू डब्ल्यू नेट पुट कर दिया, m डॉट a इंटू डब्ल्यू नेट पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो m डॉट a से m डॉट a कैंसिल हो जाएगा, केजी पर सेकेंड से केजी पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा डब्ल्यू नेट। ठीक, और डब्ल्यू नेट की जो यूनिट थी, डब्ल्यू नेट चूंकि डिनोमिनेटर में है और इसकी जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी, तो किलो जूल डिनोमिनेटर में रहेगा और जो पर केजी था वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ठीक, तो एयर फ्लो रेट क्या हो जाएगा? 1 केजी पर डब्ल्यू नेट किलो जूल। तो जो एक्सप्रेशन है इसकी दैट इज 1 अपॉन डब्ल्यू नेट और यूनिट हो जाएगी केजी पर किलो जूल। तो एक्सप्रेशन तो यही रहेगी 1 अपॉन डब्ल्यू नेट। यूनिट को अभी थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं विच इज केजी पर किलो जूल। तो हम क्या करेंगे इसमें कि डिनोमिनेटर में जो ये किलो जूल है, इस किलो जूल को सेकंड से डिवाइड करेंगे और सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये केजी को ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे ही रहने देंगे, डिनोमिनेटर में जो ये केजी है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड से ही डिवाइड कर देंगे। तो जो सेकंड से डिवाइड करेंगे दैट इज किलो जूल पर सेकंड, ये तो बन जाएगा हमारा किलोवाट। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई किया था सेकंड से वो ऐसे ही रहेगा। तो एयर फ्लो रेट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डब्ल्यू नेट केजी पर किलोवाट सेकंड। अब इस सेकंड को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? 3600 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब चूंकि ये पहले से ही डिनोमिनेटर में है और अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाता हूं तो 3600 कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो एयर फ्लो रेट की एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट और यूनिट हो जाएगी केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द एयर फ्लो रेट। बेसिकली ये क्या है? स्पेसिफिक एयर रेट। स्पेसिफिक एयर रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय द पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन या फिर पावर डेवलप्ड बाय द साइकिल, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए हमें कितना एयर का मास फ्लो रेट चाहिए, दैट इज द एयर फ्लो रेट। इसकी एक्सप्रेशन होगी 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट और यूनिट हो जाएगी केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है? स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेट वर्क आउटपुट। ठीक, तो ये भी बिल्कुल एयर फ्लो रेट की तरह ही है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा? m डॉट f, यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय द पावर। बिल्कुल सेम, 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए फ्यूल का कितना मास फ्लो रेट चाहिए, दैट इज द स्पेसिफिक फ्यूल
कंजम्पशन, यूनिट इसकी भी वही रहेगी, केजी पर किलोवाट सेकंड में आ जाएगी, सेकंड नीचे आ जाएगा, केजी पर किलोवाट सेकंड। अब जो पावर है, पावर को हमने क्या लिखा था, m डॉट ए मल्टीप्लाइड बाई द डब्ल्यू नेट। तो पावर की जगह पे यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे m डॉट ए और मल्टीप्लाइड बाई द डब्ल्यू नेट। ना अब ये केजी पर सेकंड से केजी पर सेकंड यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन ऊपर है m डॉट एफ और नीचे है m डॉट ए। तो अगर हम इस m डॉट एफ को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m डॉट ए अपॉन m डॉट एफ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू नेट। और m डॉट ए अपॉन m डॉट एफ क्या हो जाएगा, ऊपर मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाई मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो। ठीक है, तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एयर फ्यूल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द डब्ल्यू नेट। ठीक, इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, सेकंड से डिवाइड कर देंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा किलोवाट सेकंड। और फिर जब सेकंड को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में क्योंकि ये पहले से ही डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय एयर फ्यूल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द डब्ल्यू नेट, और यूनिट हो जाएगी केजी पर किलोवाट आवर। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हो जाएगा 3600 अपॉन एयर फ्यूल रेशियो इनटू डब्ल्यू नेट, और एयर फ्लो रेट हो जाएगा 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट, और जो यूनिट है वो दोनों की सेम रहेगी, केजी पर किलोवाट आवर में हम इसको डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को भी और एयर फ्लो रेट को भी। तो ये है एयर फ्लो रेट और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। उसके बाद हम देखते हैं, अभी जो हमने आइडियल ब्रेटन साइकिल पढ़ी है उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर आइसेंट्रोपिक, लेकिन अगर हम एक्चुअल कंडीशन की बात करें तो एक्चुअल कंडीशन में वो आइसेंट्रोपिक नहीं होते हैं। आइसेंट्रोपिक अगर वो नहीं होंगे, इसका मतलब जो प्रोसेस है या जो साइकिल है वो आइडियल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आइडियल नहीं होगी इसका मतलब कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ रहा था हमें, एक्चुअल में उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और टरबाइन में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जितना वर्क टरबाइन प्रोड्यूस कर रहा था, एक्चुअल कंडीशन में उससे कम करेगा। तो दोनों में उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। अगर हम इसको टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करें तो टीएस डायग्राम पे 1 2s 3 4s 1 is the ideal Brayton cycle. But if the compression process is not isentropic, तो जो actual compression process होगा that will be plotted as the process 1 2, and 1 2 is not isentropic. ठीक है, तो actual cycle क्या हो जाएगी, compression is 1 2, constant pressure heat addition 2 3। एक्चुअल अगर हम इसको पूरा एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप भी होगा यहाँ पे, तो वो भी 2 3 नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 2 3 डैश। लेकिन अभी हम सिर्फ कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 2 3, उसके बाद 3 4 इज नॉट आइसेंट्रोपिक, एंड 4 1। ठीक है, तो अगर हम साइकिल की बात करें, ठीक है, तो साइकिल थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है यहाँ पे। तो अब क्या है, 4 1 में हीट रिजेक्शन ज्यादा होगा, और 1 2 में क्या हो गया, 2 से 3, क्योंकि अब पहले 2s से 3 हीट एडिशन था, अब 2 से 3 हीट एडिशन है, तो हीट एडिशन भी कम हो गया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कंप्रेशन प्रोसेस में एज कंपेयर टू आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो अब अगर ऐसा होगा, इसका मतलब कि कंप्रेसर की इफिशियंसी की बात आएगी यहाँ पे। मींस कंप्रेसर जो है, अगर वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेगा तो वर्क मिनिमम करेगा, वर्क मिनिमम उसको लगेगा, और अगर आइसेंट्रोपिक नहीं होगा तो वर्क उसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इफिशियंसी की बात करते हैं हम। तो इफिशियंसी कैसे डिफाइन करेंगे कंप्रेसर की, कंप्रेसर की इफिशियंसी क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या है कि आइसेंट्रोपिक वर्क कम है और एक्चुअल वर्क ज्यादा है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कंप्रेसर की इफिशियंसी को। कंप्रेसर इफिशियंसी विल बी द आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वर्क। ठीक है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक वर्क कम है और एक्चुअल ज्यादा है, और इफिशियंसी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कम वाला जो टर्म है वो ऊपर आएगा और ज्यादा वाला जो टर्म है वो नीचे आएगा। यानी कि आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर इज आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। ठीक है, अब आइसेंट्रोपिक वर्क क्या होगा, H2S माइनस H1, और एक्चुअल वर्क कितना होगा, H2 माइनस H1। ठीक, तो आइसेंट्रोपिक में H2S माइनस H1
और एक्चुअल वर्क हमारा हुआ H2 माइनस H1. H2 माइनस H1 इज ग्रेटर देन द H2S माइनस H1. अब क्योंकि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए हम H को क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी को CPT. तो इसलिए हम इसको H2S माइनस H1 को लिख सकते हैं CP T2S माइनस T1 और H2 माइनस H1 को लिख सकते हैं CP T2 माइनस T1. CP से CP कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा T2S माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1. This is the isentropic efficiency of compressor if the compression process is not isentropic. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं टरबाइन इफिशिएंसी. तो टरबाइन इफिशिएंसी क्या होता है, टरबाइन इफिशिएंसी इज द एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज द आउटपुट. तो जो टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज द 3-4 प्रोसेस में, और वो है एक्चुअल वर्क. और एक्चुअल वर्क जो प्रोड्यूस वो कर रहा है दैट इज लेस देन द आइसेंट्रोपिक वर्क. इसलिए टरबाइन के केस में ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इफिशिएंसी हमेशा क्या रहेगी, आउटपुट अपॉन इनपुट में आउटपुट हमेशा कम रहेगी और इनपुट ज्यादा रहेगी. ठीक है, तो टरबाइन की जो इफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, W एक्चुअल अपॉन W आइसेंट्रोपिक, मतलब एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क. तो एक्चुअल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल क्या है H3 माइनस H4. H3 माइनस H4 इज, क्योंकि 3-4 प्रोसेस में एक्चुअल है तो H3 माइनस H4, और आइसेंट्रोपिक हो जाएगा H3 माइनस H4S, क्योंकि 3-4 इज आइसेंट्रोपिक, तो H3 माइनस H4S. ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करके टेम्परेचर के टर्म में अगर लिखें तो क्या होगा, H3 माइनस H4 हो जाएगा CP T3 माइनस T4, और H3 माइनस H4S हो जाएगा CP T3 माइनस T4S. CP से CP कैंसिल हो जाएगा. तो टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, T3 माइनस T4 अपॉन T3 माइनस T4S. ठीक, बस यही यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि कंप्रेशन के केस में आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क होता है, जबकि टरबाइन के केस में एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क होता है, उल्टा हो जाता है. ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में जो आएगा वो कम आएगा, लेस जो वैल्यू होगी वो आएगी, और डिनोमिनेटर में हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू आएगी. तो कंप्रेशन के केस में आइसेंट्रोपिक वर्क कम है, एक्चुअल वर्क ज्यादा है, इसलिए आइसेंट्रोपिक ऊपर आएगा, एक्चुअल नीचे आएगा. टरबाइन के केस में एक्चुअल वर्क आउटपुट कम है, आइसेंट्रोपिक वर्क आउटपुट ज्यादा है, इसलिए एक्चुअल ऊपर आएगा और आइसेंट्रोपिक नीचे आएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रेटन साइकिल विद रीजनरेशन. ठीक है, तो रीजनरेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैंने एक ओपन साइकिल ड्रॉ की हुई है. इस ओपन साइकिल में क्या हो रहा है, सबसे पहले 1-2 कंप्रेशन होता है. एयर, फ्रेश एयर यहाँ पे आएगी एटमॉस्फेयर से, कंप्रेसर में एंटर करेगी, कंप्रेसर में एंटर करने के बाद उसका कंप्रेशन होगा. कंप्रेशन होने के बाद अभी हम यहाँ पे आइडियल जो ब्रेटन साइकिल थी उसमें रीजनरेशन ऐड कर रहे हैं, मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर आइसेंट्रोपिक एंड हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेसेस आर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस. तो 1-2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा. उसके बाद जो एयर है वो डायरेक्टली कंबस्शन चैम्बर में जाने से पहले तो थोड़ी सी प्री हीट हो जाएगी, वो जाएगी एक रीजनरेटर में, और उस रीजनरेटर में टरबाइन से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं वो उसको अपनी हीट ट्रांसफर कर देंगी, और एयर थोड़ी सी प्री हीट हो जाएगी. प्री हीट मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस टेम्परेचर को हम कंप्रेशन से पहले क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते, तो इसलिए हम पहले कंप्रेशन करेंगे, उसके बाद कंप्रेशन के बाद इस एयर के टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे. कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय द एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस. ठीक है, तो एक रीजनरेटर से पास कराएंगे, रीजनरेटर में जो टरबाइन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस थी वो अपनी हीट इस एयर को दे देंगे, एयर का टेम्परेचर पहले से ही थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. उसके बाद वो जाएगी कंबस्शन चैम्बर में. कंबस्शन चैम्बर में जाने के बाद वहां पे फ्यूल ऐड होगा, कंबस्शन होगा, और जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो टरबाइन के ऊपर जाएंगे. टरबाइन से वर्क प्रोड्यूस होगा, नेट वर्क आउटपुट, और उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी वो रीजनरेटर से पास हो जाएंगी. ठीक है, तो ये रीजनरेटर से पास हो जाएंगी तो अपनी जो हीट है वो एयर को यहाँ पे सप्लाई कर देगी. तो जैसे यहाँ पे हमने ये ओपन साइकिल में इसको दिखाया हुआ है वैसे ही ये क्लोज साइकिल में भी हो जाएगा. क्लोज साइकिल में कैसे होगा, एयर का 1 से 2 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, उसके बाद रीजनरेटर में उसको प्रीहीट कर लेंगे. रीजनरेटर में प्रीहीट करने के बाद वो जाएगी एक हीट दूसरे हीट एक्सचेंजर में, जहां पे कहीं एक्सटर्नल कंबस्शन से
जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं वो अपनी हीट ट्रांसफर करेंगी एयर को। तो पहले रीजनरेटर में और उसके बाद दूसरे हीट एक्सचेंजर में, जहां पे एक्सटर्नल कंबस्शन से जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे वो अपनी हीट एयर को दे देंगे। उसके बाद सफिशिएंट प्रेशर और टेम्परेचर के बाद वो एयर जाएगी, क्योंकि वर्किंग फ्लूइड उसमें एयर होगा, तो एयर जाएगी टरबाइन के ऊपर, टरबाइन से वर्क प्रोड्यूस होगा, टरबाइन से वर्क प्रोड्यूस होने के बाद जो एयर यहाँ से रिलीज होगी वो पहले इसी रीजनरेटर से पास होगी, जहां से ये फ्रेश कंप्रेशन के बाद एयर आ रही थी, उसको प्रीहीट करने के बाद वो जाएगी एक तीसरे हीट एक्सचेंजर में। तीसरा हीट एक्सचेंजर में किसको बोल रहा हूँ, पहला रीजनरेटर है, दूसरा यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर से जो एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज करेंगी, एयर को हीट देंगी, वो होगा, और तीसरा जहाँ पे उसकी हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो वो तीसरे हीट एक्सचेंजर में अपनी हीट को रिलीज करने के बाद वापस से फिर कंप्रेसर में एंटर कर जाएंगे। तो ये होगी एक क्लोज साइकिल। तो इसमें मैंने क्लोज साइकिल का टीएस डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। दिस इज द क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल विद रीजनरेशन, क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल विद रीजनरेशन, ठीक है। तो टीएस डायग्राम पे अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह से होगी, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पहले, बिल्कुल। उसके बाद 2 से लेके 5 तक रीजनरेटर में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगा रीजनरेटर में भी। और उसके बाद 5 से लेके 3 तक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा एक्सटर्नल सोर्स से, जो मैंने अभी बताया कि एक्सटर्नल कंबस्शन से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो अपनी हीट ट्रांसफर करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज 5 to 3। तो 5 to 3 प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा। उसके बाद 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा टरबाइन में। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होने के बाद वो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो एयर है जो टरबाइन से लीव कर रही है, वो वापस उसी रीजनरेटर में जाएंगे जहां पे उसने एयर को प्रीहीट किया था इन द प्रोसेस 2 to 5। तो वो अपनी हीट को रिलीज करेंगी इन द प्रोसेस 4 to 6। तो 4 to 6 प्रोसेस में जो एयर है जो टरबाइन से लीव कर रही है वो अपनी हीट को रिलीज करेगी। और उसके बाद 6 से लेके 1 तक जो बाकी की बची हुई हीट है वो सिंक में चली जाएगी या एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर देंगे, दैट इज क्यूआर, ठीक है। तो एक्सटर्नल हीट एडिशन यहाँ पे कितना हुआ, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हम हीट साइकिल को दे रहे हैं, दैट इज अ क्यू इन जो कि हम प्रोसेस 5 to 3 में ऐड कर रहे हैं। और हीट जो साइकिल से बाहर गई वो कौन सी हो जाएगी, 6 to 1 प्रोसेस में ये जो क्यू आउट है। तो दैट क्यू आउट इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द साइकिल एंड क्यू इन प्रोसेस 5-3 इज हीट एडेड टू द साइकिल। और उसके अलावा जो हीट रिजेक्टेड 4-6 में जो हीट रिजेक्टेड है या फिर 2-5 में जो हीट एडिशन है वो क्या है, साइकिल के अंदर ही है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वही अपनी हीट वर्किंग फ्लूइड से टरबाइन से निकलने के बाद कंप्रेसर से निकलने वाली एयर को ट्रांसफर करती है। तो ये साइकिल में ही रहता है, ठीक है। इसलिए एक्सटर्नल सोर्स से जो हीट एडिशन टू द साइकिल है वो है क्यू इन प्रोसेस 5-3, और जो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द साइकिल है दैट इज द क्यू आउट इन प्रोसेस 6-1, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर या इफिशियंसी ऑफ रीजनरेटर। जो रीजनरेटर हमने लगाया उसकी इफिशियंसी कितनी है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब देखो, जो रीजनरेटर में कंप्रेशन के बाद एयर को हीट ट्रांसफर हुआ इन प्रोसेस 2-5, वो कितना होगा, हीट एडेड जो हुआ वो कितना होगा, H5 minus H2, यानी कि 5 से 2 से 5 प्रोसेस में जो हीट ऐड हुई उससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो हीट एडिशन कितना हुआ 2 से 5 प्रोसेस में, H5 minus H2, ठीक है, ठीक है। तो हीट एडेड टू द एयर वो कितनी हो जाएगी 2-5 प्रोसेस में रीजनरेटर से, H5 minus H2, ठीक है। लेकिन जब टरबाइन से एयर निकलती है तो उसका टेम्परेचर था T4 और या फिर 5' ये दोनों टेम्परेचर बराबर है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। तो T4 और T5' आर द इक्वल टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब टरबाइन से वर्किंग फ्लूइड लीव कर रहा है तो उसका टेम्परेचर T4 था या T5' था। इसका मतलब वो एयर को
5 डैश टेम्परेचर तक हीट कर सकता था या T4 टेम्परेचर तक हीट कर सकता था, लेकिन उसने कहां तक किया, सिर्फ 5 पॉइंट तक ही किया। एंड 5 पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 5 डैश पॉइंट से कम है। इसका मतलब कि मैक्सिमम हीट जो वो ट्रांसफर कर सकता था वर्किंग फ्लूइड को लीविंग फ्रॉम द कंप्रेसर, वो मैक्सिमम हीट हो सकती थी अगर वो टेम्परेचर 5 डैश तक पहुंचा देता। तो मैक्सिमम हीट कितनी ट्रांसफर कर सकता था, H5 डैश माइनस H2 या H4 माइनस H2, ये मैक्सिमम कर सकता था। बट की कितनी, क्योंकि उसका टेम्परेचर सिर्फ 5 पॉइंट तक ही पहुंच पाया, तो एक्चुअल में कितनी की, H5 माइनस H2। तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी रीजनरेटर की, रीजनरेटर की इफेक्टिवनेस हो जाएगी एक्चुअल हीट ट्रांसफर इन द रीजनरेटर टू द वर्किंग फ्लूइड लीविंग द कंप्रेसर टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना हुआ, H5 माइनस H2, और मैक्सिमम कितना कर सकता था, H4 माइनस H2। ठीक, तो अगर इसको टेम्परेचर की टर्म में कन्वर्ट करेंगे आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, CpT5 माइनस T2 अपॉन CpT4 माइनस T2, CP कैंसिल, तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी रीजनरेटर की, T5 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T2। इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, T5 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T2। इफेक्टिवनेस क्लियर हो गई। इफेक्टिवनेस क्या है, एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफर हुआ वर्किंग फ्लूइड को और मैक्सिमम कितना हो सकता था। तो मैक्सिमम कितना हो सकता था, जिस टेम्परेचर पे वो लीव कर रहा है वर्किंग फ्लूइड, वो इस 2 पॉइंट से कंप्रेशन के बाद जो निकल रहा है कंप्रेसर से उसको इस पॉइंट तक हीट कर सकता था, बट एक्चुअली वो सिर्फ 5 पॉइंट तक ही हीट कर पाया। तो एक्चुअली कितना किया और मैक्सिमम कितना कर सकता था, दैट इज द एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस ऑफ द रीजनरेटर। नेक्स्ट देखते हैं बेटन साइकिल विद इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। अब हमने इसमें इंटरकूलिंग, कंप्रेशन में इंटरकूलिंग भी और रीहीटिंग, टरबाइन में रीहीट करते हैं हम, और उसके बाद में फिर लास्ट में रीजनरेशन जो अभी हमने देखा। तो इन तीनों को अगर हमने साइकिल में ऐड कर दिया तो एक्चुअल साइकिल जो बनेगी, जो यूज भी होती है पावर प्लांट में विद इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेटर, तो एक्चुअल साइकिल में किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ओपन साइकिल में ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले तो पहले कंप्रेशन में एयर का कंप्रेसर होगा, एयर का कंप्रेशन होने के बाद एयर जाएगी एक इंटरकूलर में। इंटरकूलर में क्या होगा, उसका टेम्परेचर कंप्रेशन के दौरान उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको कूल डाउन कर लेंगे। ठीक है, कूल डाउन करके उसको हम लेके आ जाएंगे वापस इनिशियल टेम्परेचर तक, और उसके बाद दोबारा से उसमें फिर कंप्रेशन करेंगे और उसका प्रेशर इंक्रीज कराएंगे। तो इसको बोलते हैं स्टेज 1। कंप्रेसर 1 जो है उसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज, और कंप्रेसर 2 को बोलेंगे सेकंड स्टेज। तो हम एयर का जो कंप्रेशन है वो 2 स्टेज में कर रहे हैं, और 2 स्टेज के बीच में एक लगा हुआ है इंटरकूलर, जो फर्स्ट स्टेज में एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको कूल डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो पहली स्टेज में हो सकता है कि हमने जो प्रेशर है वो 1 बार से 4 बार लेके गए, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसको हमने रिड्यूस कर लिया इंटरकूलर में, और उसके बाद सेकंड स्टेज में हम उसको लेके गए। सेकंड स्टेज में की हो सकता है कि हम 4 से 8 बार तक उसको कंप्रेस कर लें। उसके बाद कंप्रेस होने के बाद में जो एयर है वो जाएगी एक रीजनरेटर में। रीजनरेटर में लास्ट वाले टरबाइन से पूरा एक्सपेंशन होने के बाद जो बची हुई हीट है वो रीजनरेटर से ट्रांसफर हो जाएगी इस वर्किंग फ्लूइड को सेकंड स्टेज से जो लीव कर रही है। ठीक है, इसके बाद पहले से प्री हीट होने के बाद उसका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर के साथ ये जाएगी कंबशन चैम्बर में। ये कहां पे जाएगी, कंबशन चैम्बर में। ठीक है, कंबशन चैम्बर में यहाँ पे फ्यूल ऐड होगा, फ्यूल ऐड होने के बाद कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद में हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होने के बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो और इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे, साइकिल के मैक्सिमम टेम्परेचर पे। कंबशन होने के बाद जो वर्किंग फ्लूइड है वो जाएगा पहले फर्स्ट स्टेज में, टरबाइन की फर्स्ट स्टेज में, वहां पे हमें एक्सपेंशन मिलेगा। एक्सपेंशन मिलने के बाद उसको फिर दोबारा से एक रीहीटर में, ये भी एक कंबशन चैम्बर टाइप का ही होता है, तो दोबारा से एक रीहीटर में लेके जाएंगे। रीहीटर में लेके जाने के बाद यहाँ पे फिर उसमें हीट ऐड करेंगे, फिर से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और फिर उसको दोबारा दूसरे टरबाइन में लेके जाएंगे। दूसरे टरबाइन में लेके जाने के बाद जो भी कुछ बचेगा एग्जॉस्ट गैसेस के पास एनर्जी, यहाँ से वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जो भी कुछ एनर्जी एग्जॉस्ट गैसेस के पास बचेगी वो रीजनरेटर में जाएगी, और जो एयर यहाँ कंप्रेसर से लीव कर रही थी उस एनर्जी को वो यहाँ से ट्रांसफर कर देगा।
तो दैट इज द बेटन साइकिल विद इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेटर। अब इसको देखते हैं टीएस डायग्राम पे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो टीएस डायग्राम पे हम बेटन साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं विद इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन, बट आइडियल प्रोसेसेस के साथ। यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं वो आइडियल ही हैं, मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन ही है। ठीक है, तो साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है 1 से 2, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पहले। अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होने के बाद में क्या करेंगे, उसको इंटरकूलर में लेके जाएंगे। इंटरकूलर में कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर डाउन होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो 2-3 जो प्रोसेस है, प्रोसेस 2-3 इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 2 पॉइंट का और 3 पॉइंट का प्रेशर सेम है। अब उस 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसको हमने कूल डाउन किया इंटरकूलर में इन प्रोसेस 2-3। तो इंटरकूलर में उसको कूल करने के बाद अगर उसका टेम्परेचर उसके इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि जो 3 पॉइंट का टेम्परेचर है और 1 पॉइंट का टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है, मतलब जितना भी टेम्परेचर कंप्रेसर में इंक्रीज हुआ उसको हमने कूल डाउन कर लिया और उसको लेके आ गए उसके एयर के इनिशियल टेम्परेचर के बराबर। ठीक, तो अगर 3 पॉइंट का टेम्परेचर और 1 पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट इंटरकूलिंग। अगर हमने इसको उसी टेम्परेचर तक लेके आ गए 1 पॉइंट के टेम्परेचर तक कूल डाउन करके इंटरकूलर में, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग। उसके बाद अब दूसरी स्टेज में उसका कंप्रेशन करेंगे और उसके प्रेशर को और इंक्रीज कर लेंगे 3-4 प्रोसेस। उसके बाद वो जाएगी एक रीजनरेटर में। रीजनरेटर में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 5 पॉइंट तक। 5 पॉइंट तक रीजनरेटर में टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे देखिए रीजनरेशन जो है वो 5 पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचा दिया, एंड 5 पॉइंट का टेम्परेचर और 7 पॉइंट का टेम्परेचर या 9 पॉइंट का टेम्परेचर सेम है। अगर ये तीनों टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब जो रीजनरेटर है उसकी इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इस साइकिल में हम शो कर रहे हैं। मैंने बताया कि आइडियली हम यहाँ पे सारे प्रोसेसेस को शो कर रहे हैं। तो 4-5 प्रोसेस में रीजनरेशन में हीट ऐड हो जाएगी। उसके बाद 5 to 6 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा। उसके बाद 6 to 7 पे कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में टरबाइन की। देन 7 to 8 फिर से कांस्टेंट प्रेशर में एक्सपेंशन होने के बाद कांस्टेंट प्रेशर में उसमें रीहीट करेंगे, उसमें दोबारा से हीट एडिशन करेंगे, एंड देन 8 to 9 में फिर से उसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगा दूसरी स्टेज में, टरबाइन की दूसरी स्टेज में। ठीक है, 9 पॉइंट के बाद 9 पॉइंट से जो टेम्परेचर 9 पॉइंट से जो एग्जॉस्ट गैसेस जिस एनर्जी के साथ टरबाइन को छोड़ के जाएंगी वो जाएंगे रीजनरेटर में, और रीजनरेटर में जाने के बाद वो अपनी हीट ट्रांसफर कर देंगी वर्किंग फ्लूइड को, जो कि सेकंड स्टेज कंप्रेशन से लीव कर रहा था 4 पॉइंट पे। ठीक, अब ये जो है इस टेम्परेचर 9 पॉइंट पे, 9 पॉइंट टेम्परेचर पे ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो लीव कर रही है 9 पॉइंट पे, और जो रीजनरेटर में वो अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है वर्किंग फ्लूइड को, वो भी 5 पॉइंट तक कर दे रही है, और 5 पॉइंट और 9 पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल जो रीजनरेटर है उसकी इफेक्टिवनेस 1 है। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जितना हो सकता था उतना हो रहा है। अब देखो ये 5 पॉइंट और 9 पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, तो जितना टेम्परेचर कूल डाउन होने के बाद होगा इधर एग्जॉस्ट गैसेस का, तो 9 to 10 यानी कि 10 पॉइंट का टेम्परेचर 4 पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों तरफ सेम फ्लूइड है, दोनों तरफ एयर है, दोनों में ही टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज या जो टेम्परेचर का चेंज है वो बराबर है, दोनों की सीपी बराबर है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है, दोनों की सीपी बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में जो चेंज आया वो भी तो बराबर होगा ना। तो अगर ये पॉइंट 5 पॉइंट और 9 पॉइंट सेम है तो 4 पॉइंट और 10 पॉइंट भी सेम हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद 10 पॉइंट से 1 पॉइंट तक, 10 पॉइंट से 1 पॉइंट तक क्या होगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। जो हीट रिजेक्शन है कांस्टेंट प्रेशर होता है साइकिल का। ठीक है, तो इंटरकूलिंग, कूलिंग द एयर बिफोर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेसर, मतलब दो कंप्रेसर की दो स्टेज के बीच में जो हम वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज द इंटरकूलिंग। रीहीटिंग क्या है? एडिंग फ्यूल इनटू हॉट गैसेस एंड वी हैव एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर नेक्स्ट टरबाइन। यहाँ पे एनर्जी को ऐड कर देते हैं उसके अगली स्टेज के लिए, कंप्रेशन एक्सपेंशन की अगली स्टेज के लिए। रीजनरेशन क्या होता है? हीट अप द एयर बिफोर एंटरिंग द कंबशन चैम्बर यूजिंग एग्जॉस्ट एनर्जी। ठीक है, तो ये है हमारा टीएस डायग्राम